गुड मॉर्निंग दोस्तों। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के नई क्लास लाए हैं आपके लिए, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा की तरह OMR सीट को भी फिल करना है और हमारे साथ में यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और हमारे साथ में यहाँ पे आपको कमेंट में जो भी आपको सही लगे उसको कमेंट भी करना है। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ये OMR सीट का फॉर्मेट आप सबको पता है, हमेशा की तरह इसको आपको फिल करना है, अपना नाम लिखना है और टोटल क्वेश्चन की काउंटिंग करना है। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे देखिए क्या है। न्यूटन प्रश्न है, दूध प्रश्न है न्यूटन मीटर किसकी इकाई है। दोस्तों प्रश्न क्या है, न्यूटन मीटर किसकी इकाई है। चार ऑप्शन दिए हैं, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, बल, शक्ति। चार ऑप्शन है, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, बल एवं शक्ति। दोस्तों अपने दोस्तों को जल्द से जल्द जोड़िए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर पाए। विशाल विश्वकर्मा बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरे साथ में विशाल विश्वकर्मा, सौरभ कुमार और अन्य साथी जुड़े हैं। अपना आंसर भी मुझे कमेंट करिए। तो अभी हम चलते हैं। विशाल विश्वकर्मा बोल रहे हैं ए, न्यूटन मीटर किसकी इकाई है। बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, बल एवं शक्ति। विशाल विश्वकर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, इसका आएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। ये आंसर कैसे हुआ, क्योंकि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आघूर्ण मतलब होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आघूर्ण मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो इसका आया बल आघूर्ण। जबकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। जेम्स वाट की याद में शक्ति का मात्रक क्या रखा, वाट रखा। तो बिल्कुल आपका क्लियर हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन। पेन चेंज कर लेते हैं इसका, वाट बिल्कुल सही है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे लेते हैं। दूध को मथने में इसमें से क्रीम अलग हो जाती है। दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, कौन सा कारण है, बताइए जल्दी कौन सा कारण है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण बल। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण। चारों ऑप्शन में से बताइए। ललिता साहू जी बता रहे हैं ए, विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं ए। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, ए बिल्कुल राइट है। सभी ने सही बताया है, दोनों ने। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है, अपकेंद्रीय बल। अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं चारों की। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। तो ये गलत हो जाएगा। वेग में परिवर्तन मतलब त्वरण। गुरुत्वाकर्षण मतलब दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। अभिकेंद्रीय बल क्या है, जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है। कहां पे लगता है, केंद्र की तरफ। उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। मतलब ये घूमने के लिए जो आवश्यक बल है वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल। जैसे आप साइकिल रोड पे घुमाते हैं तो आप तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और यहाँ पे आपका आंसर क्या है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर, उसको क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। और केंद्र के अंदर की तरफ जो बल लगेगा वो है अभिकेंद्रीय बल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है बिल्कुल सही। दूसरे का है, बिल्कुल राइट बताया आपने। अब लेंगे, सूर्य का ताप मापा जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, सूर्य का ताप मापा जाता है। चार ऑप्शन है, प्लेटिनम तापमापी, गेज तापमापी, पायरोमीटर, वाष्पदाब एवं तापमापी। सूर्य का ताप मापा जाता है, प्लेटिनम तापमापी, गैस तापमापी, पायरोमीटर, वाष्पदाब तापमापी। बताइए। ललिता साहू जी बता रहे हैं ए, सौरभ कुमार जी बता रहे हैं सी, राम शुक्ला जी बता रहे हैं ए। बहुत सारे बच्चे अपना आंसर बता रहे हैं। दीपेश नागर जी बता रहे हैं ए सी। बिल्कुल इसका सी आंसर राइट आएगा। क्या आएगा, पायरोमीटर। उच्च ताप जो होता है, उच्च ताप को नापेंगे पायरोमीटर से, क्योंकि सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वो कितना है, कितना है,
15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना हाई टेम्परेचर को किससे नापेंगे? पायरोमीटर से। अब आपसे पूछेंगे सूर्य की सतह जो होती है, सूर्य की सतह, उसका ताप कितना होता है? उसका ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री। आपसे पूछा है सूर्य की बाह्य परत का तापमान कितना है, तो 6000, आंतरिक का कितना है? 15 करोड़। तो ये इसका डिफरेंस है, तो अपन किस में नापेंगे इसको? पायरोमीटर से। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदला जाता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदला जाता है। बताइए अपना आंसर। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, डायनेमो। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, डायनेमो, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। जल्दी बताइए। विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं सी। विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं डी। सौरभ जी बता रहे हैं बी। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि यहाँ पे कंपटीशन में भी मजा आएगा अपने को। ठीक है, नारायण जाट बोल रहे हैं बी। इसका राइट आंसर आपसे क्या पूछा है? विद्युत तरंगों में बदला जाता है। अब जैसे मैं ये माइक में बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो इस माइक्रोफोन के माध्यम से विद्युत में बदल रही है, और फिर विद्युत कहाँ पे जा रही है? कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर जो आउटपुट देगा वो लाउड स्पीकर को देगा। तो अब इसका आंसर क्या आया? ध्वनि तरंगे किसको बदलेगी? विद्युत तरंगों में माइक्रोफोन। जैसे जो माइक होता है ये ध्वनि है। अब माइक ने क्या करा? इसको बदल दिया ध्वनि को विद्युत में, बदल दिया विद्युत में। अब ये विद्युत कहाँ गई? एम्पलीफायर के पास में, के पास गई एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर ने क्या कर दिया? उसकी जो सिग्नल है उसको बढ़ा दिया। अब सिग्नल लाउड स्पीकर को भेजेगा, तो लाउड स्पीकर से आवाज़ आपको तेज सुनाई देगी। क्लियर हुआ? विद्युत तरंगों, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों बदला जाता है माइक्रोफोन। बिल्कुल सही है। लाउड स्पीकर मतलब आवाज़ को तेज करना। एम्पलीफायर मतलब उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। डायनामो मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। ये भी हो गया। भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? प्रश्न ये है। अब देखेंगे, अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। नारायण जाट जी बता रहे हैं ए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अश्रव्य तरंगे। क्या आ जाएगा? अश्रव्य तरंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भूकंप, भूकंप जब आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है? बताइए, जल्दी से बताइए। भूकंप जब आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? जल्दी बताइए। इसका तो ये बिल्कुल सही आया, लेकिन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात आ रही है। भूकंप जब आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन। कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन की। ठीक है, और भूकंप, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। कहाँ पे आते हैं? प्रशांत महासागर। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, भूकंप के लिए कौन सी तरंगे होती हैं? 3 तरंगे होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी इसको पी तरंगे को बोलते हैं, एस तरंगे, इसको एल तरंगे। 3 तरंगे होती है, उसमें से जो सर्वाधिक घातक होती है हमारे लिए वो होती है तृतीयक तरंगे, मतलब एल तरंगे। सरफेस वेव जितने भी हानि होती है किससे होती है? तृतीयक तरंगों से। आया ए, बिल्कुल। अगला देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। आपसे क्या पूछा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो बताइए, अनंत, शून्य, 1, अनिश्चित। फोकस दूरी पूछा आपसे, अनंत, शून्य, 1, अनिश्चित। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए जल्दी जल्दी। ललिता साहू जी बता रहे हैं ए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? यहाँ पे आएगा अनंत। क्या आएगा? अनंत। ये बिल्कुल राइट है। जब जो समतल दर्पण होता है वो क्या होता है कि जो इमेज बनाता है वो व्यक्ति के बराबर बनाता है। जिस टाइप का व्यक्ति होगा उस टाइप की वो इमेज बनाएगा। ठीक है, तो इसकी अनंत होगी फोकस दूरी। शून्य गलत हो जाएगा, 1 भी गलत, अनिश्चित भी गलत। ठीक है, विवर्तन की प्रक्रिया का आविष्कार किया। विवर्तन की प्रक्रिया का आविष्कार किया हाइगेन रमन फ्रॉनहोफर। ये फ्रॉनहोफर है ना, फ्रॉनहोफर, फ्रेनल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसी के बाद आप बता पाएंगे। क्या होता है कि जो विद्युत तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे हैं, यानी प्रकाश जो है और ध्वनि जो है वो किसी माध्यम से टकराते हैं। मान लो ये माध्यम से टकरा है,
तो क्या होता है, कोनों पे मुड़ जाते हैं। कहाँ पे मुड़ जाते हैं, कोनों पे। इसको क्या बोलते हैं, विवर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसके कोनों से मुड़ना, किनारों से मुड़ना, मतलब क्या कहलाता है, विवर्तन। प्रकाश व ध्वनि का किसी सतह से टकरा के उसके कोनों से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। अब इसकी खोज की फ्राउनहोफर ने। किसने की, फ्राउनहोफर। क्या आया इसका आंसर, ये गलत है, हाइगेंस ने की। इसका तरंग सिद्धांत दिया हाइगेंस ने, तो इसका क्या आएगा, फ्राउनहोफर। ये बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, विद्युत धारा को हम मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। विद्युत धारा को हम मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं ऊष्मा, यांत्रिक कार्य, प्रकाश, ये सभी। अब बताओ विद्युत बनाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जल्दी बताइए। विजय कुशवाहा जी बता रहे हैं सी, और बताइए जल्दी जल्दी। दीपेश नागर जी बता रहे हैं सी, विश्वकर्मा डी, राम शुक्ला डी। विद्युत धारा को हम मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं, तो ऊष्मा से भी प्राप्त कर सकते हैं, इंजन चला के, बिल्कुल राइट है, ये भी सही हो गया। डायनामो चला के भी कर सकते हैं, तो ये भी राइट हो गया। प्रकाश, प्रकाश यानी सोलर पैनल से क्या करेंगे, विद्युत पैदा कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो क्या ऑप्शन आएगा, डी। विद्युत धारा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके जो होते हैं वो परंपरागत रूप से होते हैं, कुछ अपरंपरागत रूप से, ठीक है। अगला देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर यानी ट्रायोड और डायोड की बात हो रही है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं धातुओं से, कुचालकों से, मिश्रित अर्धचालकों से, ये सभी से। जल्दी बताइए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं धातुओं से, कुचालकों से, मिश्रित चालकों से, ये सभी से। कल्पेश जी बता रहे हैं ए, ये गलत हो जाएगा। तब मैं अभी रीजन भी बताने वाला हूं। बम्बर जी बता रहे हैं सी, बिल्कुल राइट है। इसका क्या आएगा, मिश्रित अर्धचालकों से। आपने नाम सुना होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सबसे ट्रायोड और डायोड बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, अर्धचालकों से। अब हम देखेंगे अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक और चालक, चालक का मतलब होता है धातु जिसमें से विद्युत विद्युत एक प्रकार से चल सके, और अर्धचालक वो होते हैं जो धातु और अधातु के बीच की चीज। ये विद्युत के सुचालक भी है और कुचालक भी है, दोनों है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मिश्रित अर्धचालक। यहाँ पे बात हो रही है सेमीकंडक्टर बनाने की, यानी ट्रांजिस्टर बनाने की, तो मिश्रित अर्धचालक राइट आ जाएगा। मीटर ब्रिज का तार बना होता है। मीटर ब्रिज, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये 12वीं लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। मीटर ब्रिज का तार बना होता है कांस्टेंटेन का, टंगस्टन का, रोज मेटल का, तांबे का। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का बना होता, बताइए। कांस्टेंटेन का, टंगस्टन का, रोज मेटल का, तांबा का। विशाल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं सी, ये गलत हो जाएगा। टंगस्टन तो हम बल्ब में यूज करते हैं, विद्युत बल्ब में, ये भी गलत हो जाएगा। तांबा भी गलत। अब क्या आया, कांस्टेंटेन। अब मीटर ब्रिज यूज क्या होता है, प्रतिरोध ज्ञात करने के। विद्युत है में जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर ब्रिज। क्लियर हुआ। तो कौन से तार का बनाएंगे, कांस्टेंटेन का। अब जो होता है टंगस्टन, टंगस्टन तो बल्ब में आपको देखा होगा आपने, बल्ब की कुंडली काय की बनाते हैं, टंगस्टन की। किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। प्रश्न क्या है, किसी तत्व के किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। बताइए। ललिता साहू जी बता रहे हैं डी, चाल विश्वकर्मा बताइए जल्दी जल्दी। असलम मंसूरी बता रहे हैं डी, सौरभ कुमार बता रहे हैं ए। अब देख लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होती है,
परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। का आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन। बी। अब आप सबको मालूम है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों सही हो सकता है क्या? बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साझा होता रहता है और जो फिक्स रहता है वो प्रोटॉन रहता है, वो हमेशा चेंज नहीं होता है। ये क्या हुआ? इसका आंसर प्रोटॉन आया। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? क्या बताइए, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर हुआ? ये केमिस्ट्री का पोर्शन आया। अब यहाँ पूछा आपसे सीने बार अयस्क होता है क्या? सीने बार अयस्क होता है, जल्दी से बताइए मुझे। सीने बार अयस्क होता है पारे का, शीशे का, कॉपर का, जस्ते का। पारे का, शीशे का, कॉपर का, जस्ते का। 4 ऑप्शन है आपको, जल्दी बताइए। विक्की गौड़ बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। असलम मंसूरी जी बता रहे हैं ए बिल्कुल राइट है। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार पारे का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारे का। सबके अयस्क हमको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ये धातु चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। तो आपसे अयस्क पूछा है, सीने बार किसका अयस्क होता है? पारे का। अब हमको कॉपर का पता है, कॉपर का पाइराइट आएगा, पाइराइट। जस्ते के सबके अलग अलग आपको दो एक एक दो दो याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पारे का क्या आया? सीने बार। ये ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। पारा एक चमकीली धातु है जो लोहे से भी भारी होती है, ठीक है। ये यदि लोहे पे रखोगे, लोहा मतलब पारे में रखोगे तो तैरने लगेगा। जैसे जल में हम लोहे का कुछ चीज डालते हैं तो डूब जाती है, लेकिन इसमें तैरने लगेगी। अगला देखेंगे, वह लवण जो खनिजों के अल्प मात्रा में पाया जाता है। वह लवण जो खनिज के अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो क्या आएगा? क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट। वह लवण जो खनिजों में अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो क्या आएगा? जल्दी बताइए। मनीष जी बता रहे हैं ए। इसका राइट आंसर आएगा नाइट्रेट। सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, इसका आएगा नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री घास किसका स्रोत है? समुद्री घास किसका स्रोत है? जल्दी बताइए। लोहा, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। समुद्री घास किसका स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। समुद्री घास, जल्दी बताइए। लोहे का स्रोत तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया ये। कमलेश जी बता रहे हैं सी। सौरभ जी बता रहे हैं डी। इसका राइट आंसर आ जाएगा आयोडीन। क्या आएगा? आयोडीन। इसका प्राकृतिक स्रोत समुद्री घास होती है। क्या होती है? समुद्री घास। और जो नमक प्राप्त होता है वो भी समुद्र से प्राप्त होता है। तो नमक में भी क्या पाया जाता है? आयोडीन। नमक में वैसे आयोडीन पाया नहीं जाता, उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और ये इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? समुद्री घास। आयोडीन का उपयोग क्या है? थायराइड ग्रंथि में। कहाँ पे उपयोग है इसका? थायराइड ग्रंथि में। हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। यदि ये आयोडीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा तो घेंगा रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा। तो इसका आया ये। अब ब्रोमीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में, ये एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद कर लिया। क्लोरीन एक गैस है, पानी के शुद्धिकरण में काम आती है, ये भी हुआ। कार्बन तथा सल्फर है, कार्बन तथा सल्फर है। आपसे क्या पूछा है? कार्बन और सल्फर। आपको ये 3 चीज पता होना चाहिए तो आप ये बना ले जाएंगे। एक धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और उपधातु क्या। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आपसे पूछा है कार्बन और सल्फर है, क्या कार्बन में विद्युत का चालन होता है? नहीं होता है, तो ये धातु तो होगी नहीं, तो कैंसिल करें। सल्फर में भी होता है क्या? नहीं होता है,
ये भी कैंसिल कर। अब क्या बचा है, उपधातु भी नहीं है, क्या आंसर क्या आएगा, अधातु। क्या है, कार्बन जो है विद्युत और ऊष्मा की कुछ अलग है, इसके लिए क्या आएगा इसका, अधातु। धातु में तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे। क्या आंसर आया, कमलेश जी ने सही बताया है। कच्चे फलों को पकाने वाली गैस है। कच्चे फल हम कैसे पकाते हैं, कच्चे फलों को पकाने वाली गैस है। जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट भी करते रहिए, ये आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे क्वेश्चन कमेंट पे। कच्चे फलों को पकाने वाली गैस है एथेन, मीथेन, एथिलीन, एथाइन। एथेन, मीथेन, एथिलीन, एथाइन। जल्दी बताइए। कमलेश जी बता रहे हैं सी, रोहित प्रिया जी बता रहे हैं जय हिंद, बोल रहे हैं बिल्कुल जय हिंद। विशाल जी बता रहे हैं ए, रोहित भूरिया बता रहे हैं एथिलीन, बिल्कुल सही है। क्या आएगा, एथिलीन। एथिलीन गैस क्या करती है, फलों को पका देती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए अक्सर इसका यूज करते हैं, एथिलीन का। ठीक है, एथेन का भी नहीं करेंगे। मीथेन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है जो बायोगैस में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सल्फर के साथ रबर को गर्म करना कहलाता है। सल्फर के साथ रबर को गर्म करना कहलाता है गैल्वेनीकरण, वल्केनीकरण, ये वह है वल्केनीकरण। क्या है, वल्केनीकरण, बेसेमेरीकरण, सल्फेनीकरण। बताइए, गैल्वेनीकरण, वल्केनीकरण, बेसेमेरीकरण, सल्फेनीकरण। जल्दी बताइए। मनीष चौधरी जी बता रहे हैं ए, कमलेश जी बता रहे हैं बी। अलग अलग अपने अपने ओपिनियन सब दे रहे हैं, सभी दीजिए, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम में सही जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, हम चाह रहे हैं आपकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सके। सल्फर के साथ में रबर को गर्म करते हैं, क्या कहलाता है। मनीष चौधरी जी बता रहे हैं बी, बिल्कुल राइट है, इसका वल्केनीकरण आएगा। क्या आएगा, वल्केनीकरण। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि जो रबर होती है, रबर को यदि हम सल्फर के साथ में गर्म करेंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, उपयोगिता। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी के टायर, गाड़ी के टायर में क्या करते हैं, रबर के साथ में हम सल्फर को मिला के बनाते हैं। जैसे जूते के सोल कैसे बनाएंगे, सल्फर मिला देंगे रबर के साथ में, तो उसकी मजबूती बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा टायर रबर के बनते हैं लेकिन मजबूत कितने होते हैं, किसके कारण, वल्केनीकरण के कारण। तो इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, टायर की फैक्ट्री में, जूते में, आपके ग्लव्स बनाने में, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। तो इसका क्या आएगा, वल्केनीकरण। अब गैल्वेनीकरण क्या है, लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाना, क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। बेसेमीकरण, धातु को एकदम से ठंडा करना। तो इसका आंसर तो हमको पता लग गया है, वल्केनीकरण। यदि कांच को अचानक ठंडा कर दिया जाए तो वह हो जाता है। यदि कांच को अचानक ठंडा कर दे तो क्या होगा, पारदर्शक हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, तन्य, भंगुर। कांच को यदि अचानक ठंडा कर दिया जाए तो वह हो जाएगा। अब ऑप्शन देख के आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, पारदर्शक तो बन नहीं जाएगा, यदि कांच जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मृदु, मृदु हो सकता है क्या, नहीं, मृदु भी नहीं होगा। तन्य, तन्य मतलब होता है खींचा जाएगा क्या, नहीं, इसका ऑप्शन आएगा भंगुर। यदि कांच को आपने ज्यादा गर्म कर दिया और आपने हल्का सा भी उस पर चोट करी तो वो टूट जाएगा, कैसा बन जाता है, वो भंगुर बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आया, भंगुर। अगला देखेंगे, पराबैंगनी किरणें मतलब यूवी किरणें। पराबैंगनी किरणें किस कांच द्वारा रोकी जा सकती है, पराबैंगनी किरणें किस कांच द्वारा रोकी जा सकती है। फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच, सोडा कांच, पायरेक्स कांच। चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। असलम मंसूरी बता रहे हैं डी, वो पहले वाले का बताया। पराबैंगनी किरण किस कांच द्वारा रोकी जा सकती है, फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच, सोडा कांच, पायरेक्स कांच। जल्दी बताइए। फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच, सोडा कांच, पायरेक्स। प्रीतम जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बी, इसका सही हो जाएगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच। जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण से आप कौन सी किरणें निकलती है जब सूर्य ग्रहण होता है, यूवी। कौन सी,
पराबैंगनी किरणें। अब इसको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, तो हम जो कांच यूज करते हैं वो कौन सा होता है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच से क्या होगा? यूवी किरणों से हमारी हम बच जाएंगे। क्रूक्स कांच इसका सही आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम। क्या पूछा है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, जल्दी बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, थाइमिन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए का रासायनिक नाम थाइमिन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। कमलेश जी बता रहे हैं बी, प्रीतम जी बता रहे हैं बी, विशाल विश्वकर्मा बी, असलम मंसूरी बी, बिल्कुल सही है। ये तो सभी बच्चे ने अच्छी तरीके से विटामिन कर ही रखे हैं, बहुत सही। रेटिनॉल का नाम क्या है? विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। थाइमिन का नाम है विटामिन B1, की कमी से बेरी बेरी होगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, इसकी कमी से होगा रिकेट्स। कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। और इनमें से कोई नहीं तो सवाल ही नहीं उठता, का आंसर ये हो गया। आप यहाँ पे क्या कीजिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है ऑप्शन। ऑप्शन यदि आपने सही तरीके से पढ़ लिए तो आपको छोटी सी भी हिंट मिली तो आप क्वेश्चन सही कर देंगे। अब बायोलॉजी का पोर्शन आ रहा है, तो अब इसको देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही बता रहे हैं आप। राइबोसोम किसका केंद्र है? वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, आरएनए संश्लेषण। राइबोसोम किसका केंद्र है? राइबोसोम किसका केंद्र है आपसे पूछा है। वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन, आरएनए संश्लेषण। ठीक है, अब राइबोसोम को पहले समझ लो तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे। क्या होता है, मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक, केंद्रक के चारों तरफ पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बाहरी सतह पे जो कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? कण। दिख रहे हैं ये कण? ये कण क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसी के लिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसकी खोज किसने करी? पेलेडे ने। इसकी खोज किसने करी? पेलेडे ने, राइबोसोम की। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेंगे किस में बनाया जाता है, तो खुरदुरे अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेगा, क्योंकि अंदर वाली जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर वाली जो सतह दिख रही है ये रफ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर हुआ? वसा संश्लेषण कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? वसा का संश्लेषण करेगा। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे राइबोसोम। आपसे पूछा श्वसन, श्वसन एक अलग चीज हो गई है। श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है, आरएनए संश्लेषण कौन करेगा? डीएनए करेगा। ये भी हो गया। तो अभी चारों ऑप्शन अपन ने देख लिए। गोल्जी बॉडी किस कार्य में मदद करता है? गोल्जी बॉडी किस कार्य में मदद करता है? ये कोशिका का एक कोशिकांग है जो क्या कार्य करता है, ये पूछा आपसे। उत्सर्जन, भंडारण, परिवहन, श्वसन। उत्सर्जन, भंडारण, परिवहन, श्वसन, जल्दी बताइए। यही कुशवाहा जी बता रहे हैं बी। इसी का बता रहे हो क्या? देखते हैं अभी। गोल्जी बॉडी जो है की खोज किसने करी? एमिलो गोल्जी। और ये जो है कोशिका में परिवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? परिवहन का। मतलब मान लो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। मतलब इस प्रकार के ये पाए जाते हैं कोशिका में। कोशिका के चारों तरफ इनकी संख्या पाई जाती है इस प्रकार से। इसका काम है परिवहन का, एक जगह से दूसरी जगह जो है भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम है, तो इसका आएगा परिवहन। ये क्लियर हुआ? बताया था क्या किसी ने?
रोहित जी बता रहे थे सी, बिल्कुल सही बताया आपने। केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा? आपसे पूछा है केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो केंद्रक का क्या आएगा? कोशिका के केंद्रक की बात हो रही है। ये जो मान लो कोशिका है, के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, ये खोज किसने? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, फोंटा। कमलेश आर्य जी बता रहे हैं राजस्थान से बी। मनोज जी बता रहे हैं बी। सौरभ कुमार बता रहे हैं बी। ये लिखा भेरशा, भेरशा जी बता रहे हैं बी। प्रीतम जी बता रहे हैं ए। केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा? इसका आएगा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज करी। ये कोशिका का मुख्य अंग है जो कोशिका पे नियंत्रण रखता है, और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। का डीएनए का संश्लेषण होगा। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। पूरी कोशिका का मुख्य अंग क्या है? केंद्रक। जैसे हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग क्या है? मस्तिष्क। उसी प्रकार कोशिका का मुख्य अंग क्या है? केंद्रक। केंद्रक में डीएनए का संश्लेषण होता है, इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। तो क्लियर हो गया। अब रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज करी। रॉबर्ट कोच क्या थे? तो आप देखिएगा, अगला देखेंगे। मानव में शुक्राणु है, मानव में शुक्राणु यानी स्पर्म है, उनमें गुणसूत्र की संख्या पूछी। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं, जल्दी बताइए। रोहित जी, आर्मी बॉय जी सब जुड़े हैं मेरे साथ में। मनोज जी बता रहे हैं 46, हितेश जी 23, सौरभ कुमार जी बी बता रहे हैं 23। शुक्राणु क्या है? एक जनन कोशिका है। कैसी कोशिका है? जनन कोशिका। इसमें अर्ध गुणसूत्र होते हैं। कितने? अर्ध गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? अर्ध गुणसूत्र। तो हमारे टोटल गुणसूत्र कितने हैं? 46। अब यहाँ मैंने क्या बोला? अर्ध गुणसूत्र, तो कितने होंगे? 23। 23 उसको पिता से प्राप्त होंगे, 23 माता से प्राप्त होंगे, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 46। शुक्राणु से आपको 23 मिलेंगे, 23 मिलेंगे अंडाणु से, तो टोटल मिला के इनकी संख्या क्या हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगे तो 46। तो मानव में हमेशा कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं जोड़ों में? 23 जोड़े। 23 जोड़े मतलब 46। अब आधा जोड़ा कहाँ से मिलेगा? माता से। आधा जोड़ा कहाँ से मिलेगा? पिता से। तो टोटल कितने हो गए? 46 आया 23। आधा पूछा है ना शुक्राणु में, 23 आया। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि है, सबसे लंबी हड्डी का पूछा है, सबसे लंबी अस्थि का पूछा है। फीमर, टिबिया, ह्यूमर, मेंडलिफ। जल्दी बताइए। मनोज जी बता रहे हैं ए। कमलेश राजस्थान से बता रहे हैं ए। संदीप राजपूत जी ए। नितेश पटेल ए। विकास सिंह बता रहे हैं फीमर। बिल्कुल सही है, नाम से भी बता दिया आपने, फीमर सही है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कहाँ पाई जाती है? पैर में, आपकी टांग में पाई जाएगी। और ठीक है, अब यहाँ देख ले टिबिया। टिबिया उसे फीमर के नीचे पाई जाती है। सबसे जो ये है, ये मान लो कौन सी हड्डी है? फीमर। अब यहाँ आपका घुटना, घुटने के नीचे टिबिया और फिबुला नाम की हड्डी है। एक टिबिया एक फिबुला, ठीक है। ये कौन सी हो गई? फीमर, सबसे लंबी हड्डी है। अब सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में है, उसका नाम स्टेपस। 1 mm की होती है। कितने mm की होती है? 1 mm की। और ये काफी लंबी होती है, पर्सन पे डिपेंड करती है, हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करती है। ये आपका क्लियर हुआ। पेंडलिप तो केमिस्ट्री में इन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बताया है। ह्यूमरस, ह्यूमेरस तो आपकी हाथ की हड्डी है। ह्यूमेरस कहाँ की हड्डी है? हाथ की। तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे, दाद का कारण है, दाद का कारण है विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी तो बताया था मैंने, सबसे लंबी आपकी फीमर है। कमलेश जी बता रहे हैं बी। परवेज जी बता रहे हैं बी। नितेश जी बी। राजू कमांडो ए। तो क्या आएगा? दाद किससे होता है?
किससे होता है, जल्दी बताओ, अभी मैं फाइनल पे नहीं जाऊंगा। विकास जी बता रहे हैं बी, इसका राइट आंसर आएगा फफूंदी। फफूंदी मतलब कवक। फफूंदी मतलब क्या होता है, कवक। दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली किससे होगा, फफूंदी से यानी कवक से, तो कवक पढ़ेंगे। दाद खाज खुजली गंजापन किससे होगा, कवक से। क्लियर हुआ, ये दाद का कारण है। ने दिया था सही जवाब, हवेश कुमार फंगल बोल रहे थे बिल्कुल सही है, राजू कमांडो बी बोल रहे थे बिल्कुल सही। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। भोजन में आप विटामिन सी कम ले रहे हो तो कौन सा रोग होगा, रितेश पटेल जी सी, कमलेश जी सी, संदीप राजपूत जी सी। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होगा स्कर्वी। क्या होगा, स्कर्वी, दांतों से आपका रक्त बहेगा, क्योंकि ये आपको खट्टे फलों में मिलता है और वो आपके लिए जरूरी डाइट है। बेरी बेरी विटामिन B1, रतौंधी विटामिन ए। क्लियर हो गया, स्कर्वी आया। शरीर में लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा, लोहे की कमी से, लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा, जल्दी बताइए। श्वेत कुष्ठ, टिटनेस, मिर्गी, रक्त अल्पता यानी एनीमिया, एनीमिया। श्वेत कुष्ठ, टिटनेस, मिर्गी, रक्त अल्पता, एनीमिया। कमलेश जी बता रहे हैं डी, विकास सिंह बता रहे हैं ए, राजकुमार रेगर बता रहे हैं बी। इसका सही आंसर आएगा एनीमिया, एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आपको कौन सा रोग हो गया, एनीमिया। एनीमिया में क्या, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। इसी के लिए शरीर में लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा, रक्त अल्पता। हीमोग्लोबिन में आवश्यक रूप से क्या पाया जाता है, लोहा। बिल्कुल राइट हुआ। मिर्गी, मिर्गी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है तो कैंसिल हो जाएगा। टिटनेस, ये भी तंत्रिका तंत्र को करता है। कुष्ठ रोग, आपके शरीर में जगह जगह घाव बन जाते हैं कुष्ठ रोग में, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक वर्णांध व्यक्ति, एक वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किस कलर की पहचान नहीं होती, यानी यहाँ बोल रहा है कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है तो वर्णांध व्यक्ति में कौन से कलर की पहचान नहीं होगी, लाल पीला यानी रेड और येलो, हरा पीला यानी ग्रीन येलो, लाल नीला, लाल हरा। जल्दी बताइए। पीडीए बोई बता रहे हैं ए, हर्षद जी बता रहे हैं डी। ठीक है, सभी का अपना अपना ओपिनियन है, जल्दी बताइए। रोहित भूरिया जी बता रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। मनीष चौधरी जी डी, तो इसका सही आंसर आएगा लाल एवं हरा। आप सबको जब मेडिकल होता है तो ये नंबर दिखाए जाते हैं एक गाइड में, तो फिर आप देखते हैं उसको और बताते हैं कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है नहीं दिख, तो वो किसके लिए, जांच के लिए होता है, वर्णांध। ठीक है, अब ये अधिकतर किस में होता है, पुरुषों में होता है। ये किस में होता है, अधिकतर पुरुषों में। ठीक है, क्या आया डी आंसर। अगला देखेंगे, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं हो सकता। आपसे पूछा है किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण विभाजन नहीं हो सकता, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तत्व, एक समान परमाणु से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनते हैं। परमाणु आपको समझ में आ गया होगा, अणु, परमाणु आपस में क्या बनाते हैं, अणु। यौगिक क्या हो गया, अणु या परमाणु निश्चित मात्रा में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। तो इसका देख लेते हैं आंसर। सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वो होगा परमाणु। क्या होगा,
देखो सबसे छोटी चीज क्या है, परमाणु। परमाणु से मिलके क्या बना, अणु। अणु से मिलके या तो तत्व बनेगा या फिर यौगिक बनेगा, क्या हो गया, एटम। लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, अनियमित। जल्दी बताइए। देसी चौधरी जी बता रहे हैं सी। राजू कमांडो बी, ये पहले वाले का बताया होगा ये। राजू कमांडो बता रहे हैं बी। मनोज जी बता रहे हैं डी। नितेश पाल जी, नितेश पटेल जी सी। इसका आएगा सदैव सीधा। सदैव सीधा कैसा आएगा, सदैव सीधा। मान लो ये उत्पादक है, उत्पादक मतलब हरे पौधे, तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ऊपर जाएगी उपभोक्ता पास कम हो जाएगी, सेकेंड उपभोक्ता से पास और कम, थर्ड के पास और कम, तो ये ऊर्जा का फ्लो जो होता है कम होते जाता है। तो इसका क्या बनेगा, सदैव सीधा। तो उत्पादक सबसे ज्यादा, के बाद में उपभोक्ता, सेकेंड उपभोक्ता, थर्ड उपभोक्ता। क्लियर हुआ, इसके क्या आया, सदैव सीधा। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में बहती है, पहले उत्पादक, भोक्ता, सेकेंड उपभोक्ता। क्लियर हुआ। अभी हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आपको एक मॉडल आंसर की क्लास में मिलने वाली है 10 बजे से, तो आप सभी तैयार रहिए। हम कल और आपको इसी समय मिलेंगे। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसी तरह से आप रोज तैयारी करेंगे तो आपका जो डाउट है साइंस में वो कम से कम होता जाएगा और आप अच्छे से अपनी एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, कल हम इसी समय मिलेंगे।